मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। मध्यकाल कला एवं स्थापत्य कला में आज का अपना टॉपिक है जहांगीरकालीन कला 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। जहांगीर को वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला एवं बाग बगीचों से अधिक लगाव था। फिर भी अकबर के समय में स्थापत्य कला का जो प्रवाह प्रारंभ हुआ, उसके वेग में जहांगीर की इस क्षेत्र में उदासीनता होते हुए भी कुछ प्रगति अवश्य हुई। उसने अपने पिता द्वारा बनवाए गए सिकंदरा के मकबरे को पूर्ण करवाया, जिसके दर्शन करने के लिए वह स्वयं प्राय पैदल जाता था। इसको पुनः व्यवस्थित करने में 20 वर्ष लगे। इस मकबरे के मुख्य द्वार पर संगमरमर की पच्चीकारी का काम बहुत ही आकर्षक ढंग से किया गया था। मकबरे की मीनारों की प्रशंसा करते हुए इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि संपूर्ण उत्तरी भारत में इतनी आकर्षक मीनारें इससे पहले कभी नहीं बनी। ये श्वेत संगमरमर की हैं। यह मकबरा बौद्ध विहार की शिल्प शैली का है। इसकी जालियां पूर्ण रूप से हिंदू शैली की हैं। छतरियां राजपूत कला से मेल खाती हैं। मकबरे की 2 मेहराबों के बीच की दूरी में फारसी पद्य खुदे हुए हैं, जिनमें अकबर की न्यायप्रियता की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है लाहौर में जहांगीर का मकबरा। लाहौर के निकट शाहदरा में स्थित जहांगीर का मकबरा, जिसकी डिज़ाइन जहांगीर ने स्वयं तैयार की थी और नूरजहां ने इसे पूर्ण करवाया था। यह मकबरा एक विशाल उद्यान के बीच में स्थित है। इसके चारों ओर ईंटों की ऊंची दीवारें हैं और इन 4 दीवारों के मध्य दरवाजे हैं। संपूर्ण भाग 16 वर्गाकार भागों में विभाजित है, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। मकबरे की अंदर की योजना सुंदर है। अंदर बरामदा है, जिसमें कमरों की पंक्तियां तथा मध्य में मुख्य कमरा या हॉल है, जिसमें कब्र बनी हुई है। नेक्स्ट, एतमातुद्दौला का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण भी 1622 ईस्वी के पश्चात नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां के माता पिता अस्तमत बेगम तथा गियासु बेग की इसमें कब्र है। लाल पत्थर की बनी यह एक शानदार 2 मंजिला इमारत है। 4 बाग योजना के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया। अंदर मकबरा सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। इस इमारत के बेल, बूटी, जालियां हिंदू कला के प्रतीक हैं। पर्सी ब्राउन के शब्दों में एतमातुद्दौला के मकबरे को चाहे ललित एवं अनुपम कला की दृष्टि से देखें या ललित कला का नमूना माने, यह अद्वितीय है। यह उत्कृष्ट पुत्रीय निष्ठा का कलात्मक नमूना है और मुगल काल में प्रचलित उच्च कोटि के सौंदर्यात्मक दर्शन को स्पष्ट प्रकट करता है। नेक्स्ट है जहांगीर के समय की चित्रकला। स्थापत्य कला की तुलना में जहांगीर का झुकाव चित्रकला की ओर अधिक था। वह चित्रकला का संरक्षक ही नहीं, अपितु स्वयं भी कुशल चित्रकला पारखी था। इसी कारण जहांगीर के समय में चित्रकला की उन्नति हुई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए जहांगीरी में लिखा था, अपने संबंध में मैं ये कह सकता हूँ कि चित्रकला के प्रति मेरी आसक्ति और विवेचना इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि जब किसी जीवित अथवा मृत चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र मेरे सम्मुख लाया जाता है, तब मैं तुरंत ये बता देता हूँ कि यह चित्र अमुक व्यक्ति का है। जहांगीर के दरबार में 10 व्यक्ति प्रसिद्ध चित्रकार थे, जो अपनी योग्यता एवं निपुणता के कारण प्रख्यात थे। अब्बुल हसन, नादिर उस जमा, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मुराद, गोवर्धन, दौलत, फारूक बेग, बिशन दास, मनोहर मोहम्मद नादिर, सालिवाहन। चित्रों का मूल विषय राज दरबार था, किंतु उद्यानों के चित्र के भी वर्णन मिलते हैं।
जिनमें फल फूल पत्तियां और पक्षियों के चित्र भी होते थे। कुछ चित्रों में शिकार के दृश्य, हाथी, घोड़ा आदि पालतू पशु भी होते थे। पर्सी ब्राउन के अनुसार जहांगीर की मृत्यु के साथ साथ मुगल चित्रकला की आत्मा विलीन हो गई। नेक्स्ट है जहांगीर के समय संगीत कला। यद्यपि जहांगीर का संगीत से अपने पिता के समान प्रेम नहीं था, फिर भी संगीत की परंपरा उसके दरबार में जारी रही। अपने दुर्बल स्वास्थ्य के कारण जहांगीर कभी कभी कश्मीर की यात्रा करता रहा, जिससे यह संगीत के प्रति अधिक रुचि प्रदर्शित नहीं कर सका। फिर भी उसके दरबार में परवेज दाद, जहांगीर दाद, मक्खू, खुर्रम, द्रोद, चतर खां तथा हमाज आदि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। सांझा के काल में स्थापत्य का विकास। 1627 से 1658 ईस्वी। सांझा के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष को पहुंच चुकी थी। पर्सी ब्राउन का मत है कि सांझा ने मुगल नरेशों को लाल पत्थरों का पाया और उन्हें सफेद संगमरमर में प्रवृत्त कर दिया। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना के अनुसार चाहे ऐतिहासिक साहित्य का समस्त खजाना नष्ट हो जाए और वह केवल यह भवन ही सांझा के शासनकाल की कहानी सुनाने के लिए शेष रह जाए, तब भी इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है कि सांझा का शासनकाल सबसे अधिक वैभवपूर्ण कहा जाएगा। नेक्स्ट, सांझा के काल की प्रमुख इमारतें। निसंदेह सांझा का शासनकाल वास्तुकला के क्षेत्र में मुगल वंश का स्वर्णयुग कहलाने योग्य था। उसके काल की प्रमुख इमारतें। पहला है आगरा के किले से बनी इमारतें। पहला है दीवाने आम। 1628 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। यह हॉल 3 तरफ से खुला है। यह 201 फीट लंबा, 64 फीट चौड़ा है। खंभों की संख्या 40 है। दूसरा दीवाने खास। यमुना की ओर एक ऊंची उठी हुई छत पर दीवाने खास बना है। इसमें 2 बड़े हॉल हैं जो संगमरमर के गलियारे से जुड़े हुए हैं। इसमें 2 बड़े कमरे हैं जो गलियारों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सम्राट का विशेष दरबार लगता था, जहाँ कुछ विशेष व्यक्ति आते थे। नेक्स्ट है मछली भवन। दीवाने आम के पीछे मछली भवन का निर्माण करवाया गया। इसमें आंगन का आकार 60 × 55 गज था। इस भवन में एक जलाशय था। इसमें मछलियां रखी जाती थी। इस तालाब में राज परिवार के लोग मछली पकड़ने आते थे, इसी कारण इसे मछली भवन कहते हैं। नेक्स्ट है शीश महल। इसमें 2 जलाशय हैं। यह दीवाने खास के समीप ही स्थित है। इसमें विभिन्न रंगों के शीशे लगे हुए हैं। नेक्स्ट खास महल। दीवाने खास के समीप ही खास महल बनवाया गया। इस महल में सांझा व रानी रहते थे। इस महल का निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। इसमें विशाल शयन कक्ष है, जिसमें सुंदर चित्रकारी भी की गई है। नेक्स्ट है नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद का निर्माण आगरे के किले में किया गया था। यह अत्यंत सुंदर इमारत है। पर्सी ब्राउन ने लिखा है, मुगल वास्तुकला की यह सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। नेक्स्ट है मोती मस्जिद का निर्माण। सांझा ने 1654 ईस्वी में करवाया था। इसमें एक विशाल प्रांगण है, जिसके चारों ओर संगमरमर का बरामदा है। इसके मध्य एक फव्वारा है। यह मस्जिद 237 फुट लंबी व 187 फुट चौड़ी है। नेक्स्ट है झरोखा दर्शन और मुसम्मम बुर्ज। खास महल के पास ही झरोखा दर्शन है, जो सफ़ेद मरमर का बना हुआ है। इसकी छतें अत्यंत चमकदार हैं और झरोखा दर्शन से बादशाह जनता को दर्शन दिया करता था। मुसम्मम बुर्ज का निर्माण सांझा ने करवाया था, जो 6 मंजिली इमारत है। यह संगमरमर की बनी हुई है। नेक्स्ट है अंगूरी बाग। अंगूरी बाग खास महल के सामने था। यह 235 फुट लंबा व 170 फुट चौड़ा है।
इसमें अनेक फव्वारे हैं। नेक्स्ट है जामा मस्जिद आगरा। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया 1648 ईस्वी में। आगरा के किले के पश्चिमी भाग में करवाया। इस मस्जिद के निर्माण में शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसकी लंबाई 130 फुट व चौड़ाई 100 फुट है। नेक्स्ट है दिल्ली का लाल किला। इसका निर्माण शाहजहां ने 1628 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर शाहजहांबाद नामक नगर बसाया। वहीं पर इस किले का निर्माण करवाया जो 3100 फुट लंबा व 1650 फीट चौड़ा है। इस किले की प्रसिद्ध इमारतें निम्न हैं। पहली है दीवाने खास। यह अत्यंत खूबसूरत है। इसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है, अगर फिरदौस वर रूप जमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त, यानी अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है। नेक्स्ट है रंग महल। शाहजहां के अंतपुर को रंग महल कहते थे, जो 153 फुट लंबा 63 फुट चौड़ा। इसमें अनेक कक्ष थे। इसमें संगमरमर का एक विशाल कमल बना हुआ है जिसके मध्य एक फव्वारा है। नेक्स्ट है नहरे बहश्यत। लाल किले में जल की व्यवस्था करने के लिए नहरे बहश्यत का निर्माण करवाया गया। ये नहरें बहश्यत के अत्यंत सुनियोजित हैं। नेक्स्ट है दीवाने ए आम। यह पत्थरों से निर्मित है। एक विशाल इमारत थी जिसकी लंबाई 185 फुट व चौड़ाई 70 फुट थी। इसमें सम्राट के बैठने के लिए मयूर सिंहासन है जो सोने का बना हुआ है वह फूल पत्तियों से सुसज्जित है। नेक्स्ट है जामा मस्जिद दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के बाहर चबूतरे पर जामा मस्जिद है जो अत्यंत भव्य है। सामने का भाग लाल पत्थर व किनारे का भाग सफ़ेद व काले पत्थर से बना हुआ है। इसके मध्य में एक तालाब है। इस मस्जिद के पूर्वी द्वार से सम्राट व अन्य 2 द्वारों से सजा प्रजा नमाज पढ़ने के लिए आती थी। नेक्स्ट फोर्थ है ताजमहल। ताजमहल वास्तुकला की कारीगरी का सर्वोत्कृष्ट नमूना तथा शाहजहां का विश्व को सर्वश्रेष्ठ उपहार है। 1631 ईस्वी में अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया। यह आगरा के किले के लगभग 1 मील पूर्व यमुना के तट पर स्थित है। इसके निर्माण के लिए देश विदेश से महान कलाकारों की देखरेख में हुआ। फादर मांड्रिक के अनुसार इस मकबरे की योजना जीरो निगोवेंसी नामक एक इटालियन कलाकार ने बनाई थी। स्मिथ ने इसके निर्माण का श्रेय यूरोपियन मस्तिष्क को दिया है। पर्सी ब्राउन के मत में ताज की योजना समस्त अंगों में भारतीय पद्धति के विकास का मौलिक रूप है और उस पर किसी प्रकार का बाहरी प्रभाव नहीं है। अन्य मत इसकी योजना उस्ताद लाहौरी ने बनाया था तथा निर्माण भी उसी की देखरेख में हुआ। ताजमहल के निर्माण की योजना हुमायूं के मकबरे तथा एतमादुद्दौला के मकबरे से ली गई प्रतीत होती है। ताजमहल की लंबाई 1900 फुट तथा चौड़ाई 1000 फुट है। बीच में मकबरा 22 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है जिसकी लंबाई 108 फुट है। इसके चारों किनारों पर मीनारें हैं। शाहजहां ताजमहल के समान ही यमुना नदी के दूसरे किनारे पर काले संगमरमर का मकबरा अपने लिए बनवाना चाहता था तथा उसकी योजना दोनों मकबरों के पुल द्वारा जोड़ने की थी, किंतु इस योजना को वह पूर्ण नहीं कर सका। अतः शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उसे भी मुमताज महल की कब्र के जमीन पर ही दफना दिया गया। ताजमहल की इतिहासकारों ने अत्यंत प्रशंसा की है। पर्सी ब्राउन के शब्दों में स्थापत्य कला की दृष्टि से यह संपूर्ण मुगल काल की सबसे उत्कृष्ट कृति है। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना ने लिखा है कि ताजमहल में नेत्रों को संतुष्ट तथा हृदय को आनंदित करने की अद्भुत क्षमता है। नेक्स्ट है शाहजहां कालीन चित्रकला एवं संगीत।
सांझा की रुचि स्थापत्य कला में थी, अतः उसने अपने काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बना दिया। सांझा की चित्रकला में विशेष रुचि नहीं थी। उसने चित्रकारों की संरक्षण तो प्रदान किया, किंतु चित्रकला के विकास के लिए प्रयत्न नहीं किए, अतः उसके काल में चित्रकला का पतन होता चला गया। इसी कारण पर्सी ब्राउन ने लिखा है, सांझा के गद्दी पर बैठने के साथ ही चित्रकला में पतन का युग प्रारंभ हो गया। सांझा के समय प्रसिद्ध चित्रकार फकीर उल्लाह, मीर हाशमी व चित्रमणि थे। नेक्स्ट है संगीत। वास्तुकला के समान ही सांझा को संगीत से भी प्यार था। इसी कारण उसके दरबार में अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञ, जिनमें प्रमुख रामदास, दीरगंखा व लाल खां थे। उसने मुसलमान संगीतज्ञों के साथ साथ हिंदू संगीतज्ञों को भी प्रोत्साहित किया। शम्सुल अस्वद नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ की रचना सांझा के काल में ही हुई थी। नेक्स्ट है औरंगजेब कालीन वास्तुकला। 1658 से 1707 ईस्वी। डॉक्टर लईक अहमद ने लिखा है कि मुगल वास्तुकला ने बाबर एवं हुमायूं की गोद में आंख खोली और अकबर तथा सांझा के संरक्षण में अपनी युवावस्था को प्राप्त कर ताजमहल जैसी उच्चतम कलाकृति को जन्म दिया। तत्पश्चात वह पतनोन्मुखी हो चली। 1658 ईस्वी में औरंगजेब सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसे कला से कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसकी कला का पतन होना प्रारंभ हो गया। पर्सी ब्राउन ने लिखा है कि औरंगजेब के शासनकाल को मुगल वास्तुकला के पतन का काल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल युद्धों में ही व्यतीत किया, फिर भी उसके शासनकाल में जिन प्रमुख इमारतों का निर्माण हुआ वे निम्न हैं। पहली है रबिया का मकबरा। औरंगजेब की प्रिय रानी थी और औरंगाबाद में इसका मकबरा बनवाया, जिसका निर्माण 1679 ईस्वी में अता उल्ला खां के निर्देशन में हुआ, जिसकी योजना ताजमहल की योजना के आधार पर तैयार की गई थी। नेक्स्ट सेकंड है बादशाही मस्जिद। इसका निर्माण 1674 ईस्वी में लाहौर में करवाया गया। इसकी योजना दिल्ली की जामा मस्जिद की शैली पर की गई थी। नेक्स्ट है बनारस व मथुरा की मस्जिदें। बनारस व मथुरा में मंदिरों के स्थान पर औरंगजेब ने मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। कला की दृष्टि से मस्जिदें उच्च कोटि की नहीं थी। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में भी औरंगजेब ने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया, क्योंकि उसका अधिकांश समय दक्षिण भारत में ही व्यतीत हुआ। दक्षिण में औरंगजेब द्वारा निर्मित प्रमुख इमारतें बीजापुर, गोल गुंबद, मेहता महल व इब्राहिम का रोजा है। औरंगजेब कालीन चित्रकला एवं संगीत कला। औरंगजेब की चित्रकला से कोई लगाव नहीं था। चित्रकारी को वह इस्लाम के विरुद्ध समझता था, अतः उसने चित्रकला के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया और न ही चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया। गैरेट ने लिखा है, उसकी धर्मांधता, रूढ़िवादिता तथा दोषपूर्ण राजनीति ने चित्रकला का मृत्युनाद बना दिया। औरंगजेब ने अनेक चित्रों को नष्ट करवा दिया। सांझा की मृत्यु के साथ ही संगीत कला की भी मृत्यु हो गई। औरंगजेब संगीत से घृणा करता था तथा संगीत को विलासिता की वस्तु मानता था। औरंगजेब ने संगीतकारों को आश्रय प्रदान नहीं किया। कहा जाता है कि संगीतज्ञों ने औरंगजेब इस नीति के विरोध में संगीत की अर्थी निकाली, किंतु औरंगजेब ने कहलवाया कि इस अर्थी को इतना गहरा दफना दो कि वह पुनः बाहर नहीं आ सके। आज का ये विषय स्थापत्य एवं कला यही खत्म होता है।